चलो आज क्या करने वाले हैं हम चैप्टर 13 करने वाले हैं साइंस का। ठीक है, 9th क्लास। और ये है चैप्टर का नाम है अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइट। ठीक है, तो भाई क्या बोल रहा है ये? यहीं से शुरू करते हैं पहले से ही। ठीक है, तो लाइफ ऑन अर्थ इज पावर्ड बाय अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मैटर। भाई जो लाइफ है अर्थ की, वो उसको पावर कौन देता है? एक फ्लो ऑफ एनर्जी और मैटर। ठीक है, सन क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। इन एडिशन द अर्थ's hot interior and chemical reaction in the air, water and rock also drive the flow of energy and matter। ठीक है भाई, अर्थ का जो हॉट इंटीरियर है, मतलब कि जो गर्म होता है ना, मेल्ट होती है वो, जो अर्थ के एकदम अंदर जो कोर होता है वो, और जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं एयर में, वाटर में, रॉक्स में भी, तो वो सब क्या ड्राइव करती हैं? वो फ्लो ऑफ एनर्जी ड्राइव करती हैं और मैटर, दोनों। ठीक है, अब ड्यूरिंग द मिडिल स्टेज इन क्यूरियोसिटी, ग्रेड 6 से लेके 8 तक, in earlier chapter of this textbook you explore these ideas as separate content pieces। ये आपने कैसे देखा था? अलग अलग पीसेस में देखे थे पिछले जो भी आपने क्लास में पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल यू लर्न हाउ द सनलाइट ड्राइव विंड्स एंड वाटर साइकिल। भाई आपने ये देखा कि भाई कैसे सनलाइट क्या करती है? विंड्स, हवा, और जो वाटर साइकिल है उसको ड्राइव करती है, उसको बढ़ाती है आगे। हाउ प्लांट्स एंड माइक्रोब्स साइकिल न्यूट्रिएंट, जो भी प्लांट है और जो माइक्रोब्स हैं वो साइकिल के न्यूट्रिएंट कैसे हैं। हाउ द अर्थ टिल्ट पॉजेस, जो अर्थ तो थोड़ा सा झुका रहता है, उसकी वजह से क्या होता है? सीजन चेंज हो जाती हैं। भाई सूरज के पास में होगा समर हो जाएगा, जो दूर होगा वो विंटर हो जाता है, तो वही सीजन चेंज हो जाते हैं। एंड हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज आर मॉडिफाइंग, हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे कि भाई गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं, धुआं वगैरह सब हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो, मॉडिफाई हो रही है एयर, वाटर, सॉइल एंड क्लाइमेट। इन दिस चैप्टर वी विल कंसिडर दीज process together as belonging to one earth system, makeup of interacting sphere। भाई अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि भाई ये एक साथ जब आएंगे तब वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे स्पेयर में। जियोस्फीयर, भाई जियोस्फीयर में क्या आता है? सॉलिड रॉक, सॉइल, लैंडफॉर्म्स, जैसे कि भाई डेक्कन हो गया, प्लेटियो हो गया, थार डेजर्ट हो गए, एक तरह के लैंड। ठीक है, और अर्थ का इंटीरियर, तो भाई ये लैंड है, लैंड में इंटीरियर भी आ जाएगा, रॉक, सॉलिड, हर तरह का लैंड फॉर्म हो जाएगा। वो सब किस में आता है? जियोस्फीयर में आता है। हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है? पानी से पता चल रहा है कि हाइड्रो है तो भाई लिक्विड, तो लिक्विड वाटर इन द फॉर्म ऑफ सरफेस वाटर हो गया, तो जैसे कि ओशियन, रिवर, कैसे हो गई रिवर? गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और लेक्स हो गए, और ग्राउंड वाटर की किसी भी फॉर्म का लिक्विड, वो हाइड्रोस्फीयर में आएगा। दूसरा है क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ वाटर होता है लेकिन जो जमा होता है, सच एज आइस और स्नो, लाइक हिमालयन ग्लेशियर्स हो गए, स्नो पड़ती है भाई लद्दाख में, और पोलर आइस कैप्स हो गए हैं, जो भाई ऊपर की तरफ जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, वहां पे जो आइस कैप्स हैं वो, तो क्या है वो? सॉलिड फॉर्म है वाटर का, बस ये ध्यान रखना। क्रायोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर में क्या है भाई? एयर, बस the air surrounding the earth that we breathe, cleaner air in the mountain and forest। वही है कि भाई एटमॉस्फेयर मतलब कि एयर जो हमें सराउंड करती है, जो हम इसमें ब्रीथ करते हैं। इसमें यही मेंशन किया हुआ कि जो माउंटेन और जो फॉरेस्ट है वहां पे क्लीन एयर होती है। बायोस्फीयर, अब ये सब चीजें क्या होती है? नॉन लिविंग थिंग्स आ गई थी सारी। बायोस्फीयर में क्या आ जाती है? सारी की सारी लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, जैसे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटेट्स, इंक्लूडिंग मैंग्रोव्स, फॉरेस्ट और फार्म्स, ओशियन प्लैंकटन और कोरल रीफ्स। तो जिसमें जान हो ना, जिसमें जीता हो, लिविंग थिंग्स हो, वो सब। भाई फॉरेस्ट भी लिविंग थिंग्स है, मैंग्रोव्स भी फॉरेस्ट, उस पेड़ ही आता है एक तरह का, फार्म्स भी हो गए, उसमें भी लिविंग थिंग्स है। तो ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स एक तरह की, तो सब इंक्लूडेड होंगे। वी विल एक्सप्लोर हाउ एनर्जी एंड मैटर मूव, इंटरैक्ट अक्रॉस द अर्थ सरफेस, कि भाई वो कैसे इंटरैक्ट करती, कैसे मिलती है एक दूसरे के साथ।
एंड हाउ अ चेंज इन वन इफेक्ट अदर, कि भाई मिलेगी तो वो कैसे एक दूसरे को चेंज कर देगी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस हैज बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंटिन्यूइंग जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ साइंस। भाई हम ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे ये प्रोसेस कैसे इम्पोर्टेंट है एक जर्नी के लिए, ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए साइंस को। नेचुरल प्रोसेसेस सच एज हीटिंग बाय सोलर रेडिएशन, भाई सोलर का जो रेडिएशन आएगा उससे क्या होगा, हीट ही होंगी ना। अब मूवमेंट ऑफ एयर होगा और वाटर होगा, और जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स होते हैं वो कनेक्ट करते हैं दिस पेयर्स के साथ इन अ डेलिकेट बैलेंस। भाई डेलिकेट बैलेंस होता है, थोड़ा सा भी कुछ आगे पीछे बैलेंस बिगड़ गया तो फिर बहुत कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय कंडक्टिंग एक्टिविटी 13.1 and explore how different spheres on the earth continuing interact with each other, कि भाई कैसे कंटिन्यू करता है वो इंटरेक्ट करना, ठीक है। अब एक्टिविटी 13.1 है, क्या कह रहा है कि भाई पहला तो पॉइंट है कि ऑब्जर्व द फीचर ऑफ द अर्थ हैज शोन इन फिगर दिस, तो भाई ये फिगर दिया हुआ है इसमें ऑब्जर्व करो। आइडेंटिफाई इन सर्कल वन एग्जांपल रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ द जियोस्फेयर। जियोस्फेयर तो लैंड फॉर्म हो गए भाई, माउंटेन वगैरह हो गए, ये लैंड हो गई वो सब, और पत्थर रॉक्स वगैरह हो गए वो जियोस्फेयर में आ गए। हाइड्रोस्फेयर जो पानी वाली चीज है वो हाइड्रोस्फेयर में आ गई। और क्रायोस्फेयर मतलब जो बर्फ दिख रही है आपको पहाड़ों के ऊपर वो क्रायोस्फेयर हो गई। एटमॉस्फेयर जो हवा है वो एटमॉस्फेयर हो गई है। और बायोस्फेयर भाई जो ये भेड़ बकरियां जो भी हैं और जो आदमी हैं वो हो गए हैं, और जो मछलियां भी होंगी पानी में वो होंगी, जो कीड़े मकोड़े जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सब होंगे इसमें, वो बायोस्फीयर में आ गए हैं। तो हाउ डज स्नो, दैट इज क्या है, क्रायोस्फीयर इवेंचुअली बिकम अ पार्ट ऑफ द लेक, हाइड्रोस्फीयर। ये पूछ रहा है कि भाई स्नो कैसे एक लेक का पार्ट बनती है। दो अलग अलग स्फीयर हैं ये दोनों। इफ देयर इज अ लेस स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर फॉर अ फ्यू ईयर, भाई अगर स्नोफॉल कम हुई विंटर में तो कैसे वो इफेक्ट करेगा लेक के लेवल को। लेक का लेवल मतलब होता है लेक का जो पानी का लेवल है उसको कैसे इफेक्ट करेगा, और जो ग्रास हो रही है वो पास में उसको क्या अवेलेबल हो जाएंगे शिप्स के लिए। तो थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ है डिस्कस विद योर क्लासमेट एंड राइट डाउन हाउ ऑल द स्पेयर्स आर इंटरकनेक्टेड। भाई आप डिस्कस करो अपने क्लासमेट के साथ कि कैसे ये कनेक्टेड है, एंड हाउ अ डिस्टर्बेंस इन वन कैन लीड टू द चेंज इन द अदर। तो फ्रॉम एक्टिविटी 13.1 हम क्या इन्फर कर सकते हैं, मतलब कि क्या मतलब निकाल सकते हैं, डेट अ डिस्टर्बेंस, कि भाई ये मतलब है कि डिस्टर्बेंस इन वन स्पेयर कैन लीड टू द चेंज इन अदर, कि अगर आप एक स्पेयर को डिस्टर्ब करोगे तो वो चेंजेस किसमें आ जाएंगे, किसी दूसरे स्पेयर में भी आएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेस स्नोफॉल इन विंटर में लीड टू द लेस वाटर इन लेक इन समर। आपको पता है ना अगर लेस स्नोफॉल हुई तो जो गर्मी होगी समर में वही तो पिघल के पानी बन जाएगा लेक में, तो भाई वही लेस वाटर हो जाएगा लेक में समर्स में, रिजल्टिंग इन लेस वाटर टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ ग्रास। कम पानी है तो वो कम पानी कम ग्रास के लिए अवेलेबल होगा। और सिमिलरली लार्ज, और अगर ये लार्ज स्केल में देखा जाए, एक वार्मर अरेबियन सी वाटर लीड्स टू द मोर इवेपोरेशन फ्रॉम द सी। जो अरेबियन सी का पानी है ना उसमें अगर बहुत ज्यादा इवेपोरेशन हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, हाँ, दिस इन टर्न कॉजेज फ्लक्चुएशन इन द साउथ वेस्ट मानसून। तो फ्लक्चुएशन आ जाती है हमारी जो साउथ वेस्ट से मानसून आती है उसमें, तो विच रिजल्ट इन वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल। भाई उसका वेरिएबल हो जाएगा कि हमें नहीं पता कब रेनफॉल हो रही है, ब्रिंगिंग फ्लड आ जाएंगी कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे तो ड्रॉट आ जाएंगी। तो दिस डिस्टर्ब द हाइड्रोस्फेयर, तो ये पानी वाला जो थिंग था उसको डिस्टर्ब करेगा। At the same time, the rise in atmospheric temperature could eventually accelerate the, और वहीं पे भाई अगर टेम्परेचर बढ़ गया बहुत ज्यादा और वो स्नो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने की वजह से जिसे इसमें बता रखा है एक्सेलरेट द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एंड पोलर आइस इन द क्रायोस्फेयर, जो कि लीड करेगा टू द फ्लडिंग ऑफ लो लेवल रीजन, कि भाई उनसे जो लो लेवल रीजन है वहां पे बहुत बड़ी फ्लड आ जाएगी, ठीक है। दिस could disturb the ecosystem within the biosphere,
भाई जो इकोसिस्टम है बायोस्फीयर का, जो जीने वाले लोग हैं उसको क्या हो जाएगा, उनका लॉस हो जाएगा, उनके हैबिटेट का, उनकी रहने की जगह का लॉस हो जाएगा। डज द सोलर रेडिएशन हीट द अर्थ सरफेस इवनली? क्या भाई सारी जगह ही जो रेडिएशन आता है सन का एक जैसा ही आता है? तो लेट अस एक्सप्लोर हाउ सोलर रेडिएशन वेरीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, द ओशन to the mountain, and drive each many of the earth's natural process such as wind, ocean current and water cycle etc. ठीक है, तो बस वही बोल रहा है कि ये सन रेडिएशन भाई एक जैसा नहीं आता। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि इक्वेटर में, पोल में, माउंटेन में और भी जो नेचुरल प्रोसेस हैं उनमें कैसे चेंजेस आते हैं अलग अलग जगह पे। अब 13.1 टॉपिक देखते हैं। अब अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। अनइवन का मतलब होता है कि एक जगह अलग तरीके से हीट कर रहा है, एक जगह अलग तरीके से हीट कर रहा है। तो सोलर रेडिएशन इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो हमने पहले पढ़ा था कि हमारा जो सोलर है, सन है, वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है और उससे रेडिएशन आ रहा है तो वही सोलर रेडिएशन हो गया। इट रीचेस द अर्थ एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपने देखा था कि इलेक्ट्रो है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आता है वो। दैट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। एक वैक्यूम होता है स्पेस में, तो उसको पार करता हुआ आता है हमारे पास कौन सी स्पीड में? द स्पीड ऑफ लाइट। Unlike EV waves, sound waves which you study in chapter 10, sound waves क्या होते हैं? Characteristics and application and are the micro mechanical waves and require a medium to travel। तो मतलब कि ये कह रहा है कि जो साउंड वेव्स हो जाती है, जो मैकेनिकल वेव्स हो जाती है, ये सब जो भी होती हैं वेव्स, EM वेव्स जो होती हैं, हम्म, हाँ नहीं, हाँ वही साउंड वेव्स जो होती हैं और जो क्या मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो क्या रिक्वायर करती है? एक मीडियम रिक्वायर करती है ट्रेवल करने के लिए। लेकिन जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं सन से, वो जो वैक्यूम होता है जो स्पेस में, वो उससे भी ट्रेवल करके आती हैं। कौन सी स्पीड में? स्पीड ऑफ लाइट में। तो भाई स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है क्या होती है वैक्यूम में? 3 × 10⁸ ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ईवी वेव्स क्या कवर करती हैं? एक वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कवर करती हैं, फ्रॉम हाई फ्रीक्वेंसी टू द शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन। तो भाई ये वही हाई फ्रीक्वेंसी होती है, आपको पता है ना, इसका रिवर्स होता है। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी है मतलब उसका शॉर्टर वेवलेंथ है, ठीक है। अब वो क्या है? गामा रेज होती हैं या एक्स रेज होती हैं टू लो फ्रीक्वेंसी और लॉन्ग वेवलेंथ, कि फ्रीक्वेंसी लो हो गई है और लॉन्ग वेवलेंथ हो गई है। तो वो कौन सी होती है? इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव्स, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी ईवी वेव्स सच एज गामा रेज एंड एक्स रेज हैव वेरी हाई एनर्जी। भाई जो शुरू से आती है ना, बहुत पहले से ही आती हैं, जिसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है, पहुंचती नहीं हम आए तक, शॉर्ट वेवलेंथ रह जाती है, वो बहुत ज्यादा एनर्जी की होती हैं और वो हार्मफुल होती है हमारी लाइफ के लिए ऑन अर्थ। द एंटायर रेंज कौन सी होती है? गामा एंड एक्स रेज, ठीक है। द एंटायर रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कि भाई जो रेंज है ना, कहाँ से लेके कहाँ तक, हायर फ्रीक्वेंसी लेकर लोअर फ्रीक्वेंसी तक, ये जो रेंज है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही कहते हैं, उसका नाम ही स्पेक्ट्रम है। फिर हाउएवर द सोलर रेडिएशन रीचिंग अर्थ। लेकिन भाई जो सोलर रेडिएशन हमारे अर्थ में पहुंच रही हैं वो क्या होती है? मेनली क्या होती है? अल्ट्रावायलेट विजिबल, ठीक है, यूवी, और यूवी होती है, विजिबल होती है, और IR रेंज होती है, ठीक है। यूवी हो गई, विजिबल हो गई, IR हो गई है। ओके, रेंज अबाउट द 90% ऑफ सन एनर्जी फॉल विद इन दिस रेज, ठीक है। तो भाई IR तक देख लो, यूवी से लेकर विजिबल और IR, ये तीन ही रेडिएशन है जो हमारे यहाँ तक पहुंचती हैं अर्थ तक, ठीक है। और जो 99% ऑफ जो सन एनर्जी है वो फॉल कहाँ करती है? विद इन दिस रेज, ठीक है। तो ज्यादातर इसी रेस में फॉल करती है 99% सन की एनर्जी।
हम्म, ठीक है। तो these three reasons or spectrum shape the Earth's climate। कौन कौन सी हो गई तीन? यूवी, विजिबल और आईआर। ये तीन जो क्या है ना, स्पेक्ट्रम्स है, रीजन है वो स्पेक्ट्रम, वो क्या शेप कर देती है आपके जो अर्थ का क्या है क्लाइमेट, और सपोर्ट लाइफ करती है, ठीक है। अब गामा रेज एंड एक्स रेज क्या है, मोस्ट फिल्टर्ड बाय अर्थ्स अपर एटमॉस्फेयर, की वो फिल्टर हो जाती है, वो वहीं पे रोक लेता है उसको। कौन रोकता है? जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है। वाइल जो माइक्रोवेव्स है, जो लॉन्गेस्ट ज्यादा वेवलेंथ की हो गई, ठीक है, वो क्या होगी और कम फ्रीक्वेंसी की हो गई। एंड रेडियो वेव्स कैरी वेरी लिटिल एनर्जी, भाई उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है लेकिन वेवलेंथ बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है और वो सिग्निफिकेंटली वार्म। तो वही है, वाइल जो ये कैरी वेरी लिटिल टू सिग्निफिकेंटली, भाई इतना गर्म नहीं कर सकते, कि इतनी कम एनर्जी हो जाती है इनकी, किस किस की, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स की, ठीक है। अब शॉर्ट वेवलेंथ यूवी रेडिएशन इज मोस्टली एब्जॉर्ब्ड बाय, भाई अब हमने देखा ना, यूवी वाला क्या है, एक्सरे के पास में है, उसकी भी रेंज होगी ना, एक शॉर्ट वेवलेंथ वाली यूवी होगी और लॉन्ग वेवलेंथ वाली होगी। तो ये वही कह रहा है कि जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली यूवी रेडिएशन है वो क्या है, इज मोस्ट लाइकली एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर, कि भाई जो ऊपर वाली ओजोन लेयर होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है शॉर्ट वाली यूवी रेडिएशंस, ठीक है। और वह हमें प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्टिंग लाइफ एंड कंट्रीब्यूटिंग टू सम एटमॉस्फेरिक हीटिंग, भाई ऊपर जो हीटिंग भी हो जाती है वो यही कर देती है। तो विजिबल जो लाइट दिखती है हमें फ्रॉम सन रीचेस द अर्थ सरफेस, प्रोवाइड एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये है कि सारी रेज जो आती है हमारे लिए नुकसान नहीं करती, सारी की सारी नहीं करती, बिना हम, हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है सन, ठीक है। जो हार्मफुल है, जो शॉर्टर वेवलेंथ है, वो भाई वो रोक लेती है ओजोन लेयर, यूवी वाली। और फिर बाद में जो विजिबल वाली रेस बच गई, लाइट जो आती है वो किस में मदद करती है हमें, फोटोसिंथेसिस में मदद करती है, जो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड होता है मोस्ट ऑर्गेनिज्म का। इट ऑल्सो पार्टली वार्म द लैंड एंड वाटर, भाई पानी भी ठंडा हो जाएगा, वो बर्फ जम जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। लैंड भी है कि लैंड हमें गर्म चाहिए कुछ इरिगेशन के लिए, खेती के लिए, तो वो भी गर्म करता है, पानी को भी गर्म करता है लैंड के साथ में। तो इंफ्रारेड रेडिएशन, अब इसके नेक्स्ट आता है आईआर। इंफ्रारेड रेडिएशन क्या करता है, वार्म करता है अर्थ के सरफेस को, विच देन री रेडिएट इट दिस हीट बैक इनटू एटमॉस्फेयर। मतलब कि जैसे ये रेडिएशन आएगी ना सन के साथ, अर्थ में जाएगी, फिर दोबारा से रिफ्लेक्ट होके वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी रेडिएशन, कौन सी, ये है आईआर, इंफ्रारेड रेडिएशन। विजिबल वाले क्या, फोटोसिंथेसिस में काम आती है ज्यादातर, और लैंड और वाटर को थोड़ा वार्म रखती है। और ठीक है। तो भाई अ पोर्शन ऑफ दिस आउटगोइंग हीट, भाई एक पोर्शन है ना जो चला जाएगा रिफ्लेक्ट करके, वो कहाँ ट्रैप हो जाता है, ट्रैप बाय ग्रीन हाउस गैसेस में। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, वाटर वेपर हो गया। तो वो क्या कर लेती हैं, अर्थ को वार्म रखती हैं, इनफ टू सपोर्ट लाइफ, कि अगर वार्म नहीं होगा तो भाई आइस एज आ जाएगी, ठीक है। एक ब्लैंकेट टाइप सा हो जाता है, जैसे कि आपने वो देखा होगा ना, ग्रीन कलर का ब्लैंकेट बना देते हैं, वो ग्रीन हाउस के बना देते हैं उसको। तो वैसे ही हमारे जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में, कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर, तो ये क्या कर देती हैं, एक कवर सा बना देती हैं, जो कि उस जो लाइट रिफ्लेक्ट करके गई है उसको ट्रैप करने के लिए, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो एनवायरनमेंट है आपका थोड़ा वार्म रहता है, इनफ टू सपोर्ट लाइफ, ठीक है। हम्म, अच्छा इसमें ये बता रखा है कि उसकी रेंज कितनी है, यूवी लाइट रेज की, 10 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, ठीक है। और एक नैनोमीटर कितना होता है, 10 की पावर -3 होता है, -9 मीटर, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है कि हाई एनर्जी होती है यूवी की फ्रॉम विजिबल लाइट, भाई पहले तो वही आ रहा है ना, यूवी पहले आ रहा है,
तो क्या प्रोलोंग एक्सपोज टू द दीज रेज कैन कोज क्या डैमेज करेगा आपकी आंख, आपकी स्किन, इंक्रीज कर देगा रिस्क ऑफ कैंसर का। देयरफॉर द पीपल शुड यूज यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस। भाई आपको ग्लासेस यूज करने चाहिए, सनस्क्रीन लगा के रखो, और इफ दे आर लाइकली टू एक्सपोज टू द यूवी रेज। हम्म। और भाई यूवी रेज क्या है, यूजफुल भी होती हैं कि भाई जर्म्स वगैरह होते हैं ना, उनको मार देते हैं। तो पानी को भी साफ रखते हैं, ठीक है। हेल्प पावर फ्लोरेसेंट लाइट्स जो होती हैं उसको भी पावर दे देते हैं ये। जो आप जलाते हो ना लाइट्स वगैरह, वो वही फ्लोरेसेंट लाइट के लिए भी यूज होती हैं। तो द अमाउंट ऑफ सन रेडिएशन दैट रीचेस द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इंसोलेशन। कि भाई जितना रेडिएशन सन का जो पहुंचता है अर्थ पर, उसे क्या कहते हैं, इंसोलेशन। ठीक। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार्मिंग। भाई गर्म आएगी ना रेस, तो क्या हो जाएगी, हमारी धरती का सरफेस भी गर्म हो जाएगा, और उसका एटमॉस्फेयर भी गर्म हो जाएगा। बताते हैं रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाती है, और ग्रीन हाउस गैसेस उसको ट्रैप कर लेती है, तो एटमॉस्फेयर भी गर्म कर देती है। द एवरेज amount of solar energy received per unit time per unit area that is perpendicular to the sun's rays at the top of the earth atmosphere is called solar constant। भाई वही है कि एक सीधी सी क्या परपेंडिकुलर लाइन जा रही है रेस की टॉप ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर की पे, ठीक है। अब वो भी क्या है, एवरेज निकाल रहे हैं कि भाई पर यूनिट पर एरिया की, उसको क्या कहते हैं, सोलर कांस्टेंट, जो कि क्या होता है अप्रोक्सीमेटली 1.4 किलोवाट आता है पर स्क्वायर मीटर। हम्म। तो पर मीटर स्क्वायर होगा, पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। 1.4 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर आएगा। अब इसको जूल्स में लिखना हो तो भाई 1400 जूल्स पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो भाई, किलोवाट में भी लिख सकते हो और जूल्स में भी लिख सकते हो। तो इट रिप्रेजेंट द सन एनर्जी अवेलेबल ऑन द अर्थ बिफोर एनी एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि सन की एनर्जी बिफोर एनी ऑब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन ऑकर इन द एटमोसफेयर। ओके, तो भाई ये तो कांस्टेंट टाइम लगी, ये वही बताएगा जितनी पहुंची है अर्थ पे, बैक पहुंची है वहां पे, तभी इतना है। कितना, 1.4 किलो वॉट मीटर पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। या तो 1400 जूल्स, फिर क्या था जूल्स के बाद, हाँ मीटर सेकेंड, जूल्स पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हो गया है। तो वही है, ये वही को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पहुंची है बिना कुछ हुए, कि भाई कोई ऑब्जर्वेशन कहीं नहीं हुआ है, डायरेक्ट यही पहुंची है ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो फिर हम आगे करते हैं, क्या है, द सोलर कांस्टेंट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड द अर्थ्स एनर्जी बैलेंस। कि भाई सोलर कांस्टेंट क्यों जरूरी है, हमने इतनी मेहनत निकाली कैलकुलेशन के लिए, क्यों जरूरी है भाई, बिकॉज इट हेल्प साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए अर्थ की एनर्जी बैलेंस के लिए, कि भाई इतना आता है तो इसमें इतना गया, इसमें इतना गया, बैलेंस चेक करने के लिए, क्लाइमेट का और वेदर पैटर्न को देखने के लिए। However, some of this energy is absorbed। भाई हमें तो पता है कि कुछ चीज डायरेक्ट नहीं पहुंचती है, कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होगी, कहीं कहीं ना कहीं स्कैटर हो जाएगी बाय गैसेस, क्लाउड या फिर डस्ट पार्टिकल के थ्रू, जो भी एटमॉस्फेयर है, बिफोर रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हमें पता है 100% नहीं है ये वैल्यू। एज अ रिजल्ट, द मैक्सिमम आइसोलेशन रीचिंग द अर्थ सरफेस इज लोअर देन द सोलर कांस्टेंट, है ना। भाई कहीं ना कहीं चली गई तो वो इससे तो कम ही आएगी जो पहुंच रही है, और इज अबाउट 1 किलो वॉट मीटर पर स्क्वायर अंडर क्लियर स्काई कंडीशन बोल रहा है ये तो। भाई 1.4 हमने निकाली थी कांस्टेंट, तो ये कह रहा है कि भाई 1 क्या बराबर आएगी, 0.4 हमने क्या किया, कर दिया कि भाई कहीं अब्जॉर्ब हो गई, कहीं कुछ हो गया उसके साथ। तो ये हमारे पास कितनी आएगी, 1 किलो वॉट मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। और वो भी क्लियर कंडीशन में बोल रहा है। इंडिया ड्यू टू इट्स
ग्राफिकल लोकेशन इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। हमें पता है ना, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में इंडिया आता है। जो रिसीव करता है भाई अबंडेंट सनलाइट, भाई हमारे पास काफी आती है सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। तो ये क्या हमें बनाता है, दिस मेक्स सोलर आइसोलेशन हाईली सिग्निफिकेंट। भाई हमारे लिए तो बहुत जरूरी होता है ये सोलर आइसोलेशन को देखना, एज इट ड्राइव्स द साउथ वेस्ट मॉनसून, क्योंकि उसकी वजह से हमारा जो साउथ वेस्ट मॉनसून आता है, ये ना साउथ की तरफ से आता है फिर वेस्ट की तरफ जाता है, साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक है, साउथ वेस्ट से आ रहा है इसलिए बोल रहे हैं वो साउथ वेस्ट। ये अरेबियन सी है ना, वहीं से ही आता है, वो गर्म होता है तो अब हमारा मॉनसून आता है ये वाला। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए तो बहुत जरूरी है जानना। तो विच जो इन्फ्लुएंस कर रहा है इंडिया के क्लाइमेट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। इट ऑल्सो ऑफर इमेंस पोटेंशियल फॉर हार्नेसिंग सोलर एनर्जी। भाई और ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, सोलर एनर्जी हमें मिल रही है तो उसको हम यूज करें एज अ रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। हाँ, तो भाई इसमें क्या बोल रहा है, अन्ना मनी। अन्ना मनी कौन है, इंडिया की पायनियर एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट है। उन्होंने मैप किया है सोलर इंसोलेशन अक्रॉस द इंडिया 1950s में। ठीक है, तो अन्ना मनी ने क्या किया था, सोलर इंसोलेशन को जो इंडिया में हुआ है इन 1950 में मैप कर रखा है। उसने पब्लिश किया था किस नाम से, सोलर रेडिएशन ओवर इंडिया, इस नाम से 1981 में उसने पब्लिश किया था। तो भाई पहली आइसोलेशन एटलस बनी है। एटलस पता है ना कि भाई वो ज्योग्राफी के बारे में बताती है, तो ये क्या है, पहली आइसोलेशन एटलस है, हमें आइसोलेशन के बारे में बताएगी। आइसोलेशन पता था ना कि जितनी रेस अर्थ पे पड़ती है उसका बताते हैं आइसोलेशन। अब हाँ, तो भाई ये जो उसकी पायनियरिंग मेजरमेंट है शो करती है कि भाई इंडिया की वास्ट सोशल solar energy potential है। Today this is being realized through the large scale development of solar power across the country। भाई हमने सोलर पावर इसी चक्कर में लगाए हैं कि हमारे पास भाई मिल रही है तो उसका कुछ इस्तेमाल करें। India is laying the foundation for the resilient, sustainable and solar power energy future that set global benchmark। हाँ, तो भाई हमें करना है ये काम, रेजिलिएंट हो, सस्टेनेबल हो, तो सोलर जो पावर एनर्जी हो वो फ्यूचर के लिए एक बेंचमार्क बना दे कि भाई हाँ भाई इंडिया ने कर दिया ये काम। ठीक है, ये देखो बुक की फोटो भी लगा रखी है इन्होंने, पिक्चर 13.3 देखो, सोलर रेडिएशन ओवर इंडिया, अ बुक बाय अन्ना मनी। एग्जाम्पल 13.1 देखो, हाउ मच सोलर एनर्जी विल बी रिसीव्ड बाय 1 meter square area in 1 hour if the isolation of solar surface of earth were इतना 1 kilowatt this। भाई इसमें वही है, रेट बता दिया आपको कि भाई एक आइसोलेशन कितना की इतनी पहुंची है, तो उस इस एरिया में कितना आएगा, तो एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी इंटेंसिटी इनटू एरिया इनटू टाइम। ठीक है, एंड इंटेंसिटी क्या है, जितना आया है 1 किलोवाट मीटर पर स्क्वायर है, इंटू एरिया है भाई कितना 1 मीटर स्क्वायर है, वो भी 1 आ जाएगा सीधा सीधा। टाइम दे रखा है 1 आवर, इसको चेंज करना है सेकेंड्स में कर लेते हैं। अच्छा इन्होंने जूल्स में दे दिया ना, जूल्स में भी लिख सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो बस उसको, ये जूल्स हो जाएगा सीधा। वो भी था ना 1.4 था तो 1000 से किया था तो 1400 हो गए थे। वही इसको भी 1 किलोवाट मीटर स्क्वायर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, जूल्स पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। हम्म, अब बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3600 सेकेंड्स, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 36 हो गया, तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल्स। बस वही आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, E इक्वल्स टू इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। ठीक है, और एनर्जी है तो जूल्स में आएगा, तो ये देखो आपस में कट जाएंगे, सेकंड सेकंड इससे कट गया, मीटर मीटर इससे कट गया, मीटर स्क्वायर, तो बचेगा क्या, सिर्फ जूल्स। तो एनर्जी की वैसे भी वैल्यू जूल्स होती है तो जूल्स ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बोल रहा, तो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एनर्जी नीडेड टू मेल्ट। भाई ये जो एनर्जी है ना वो किसके इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली 5 kg ऑफ आइस
and heat the water obtained. Melt the 5 kg of ice and heat the water obtained to 100 डिग्री सेल्सियस। भाई मेल्ट कर देगा 5 kg आइस को, फिर जो पानी आएगा उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म कर देगा। इतनी है इसमें एनर्जी। इट इज ऑल्सो इक्वल टू द 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज इन हाउस होल्ड। भाई एक घर में जितनी एनर्जी यूज हो जाती है ना, ये है 3.6। एक घर का एनर्जी चला जाएगा इसमें, एज शोन ऑन द इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है। हम्म। भाई ये सोलर पैनल्स के बारे में बता रखा है। एन इंटरेस्टिंग एस्टिमेशन प्रॉब्लम that help us to appreciate the enormous amount of energy that we get from sun is to estimate how much of earth's surface would be needed to be covered with the solar panel to supply all the energy power at our country use today। ठीक है। तो क्या है, हाँ, तो to make this estimate you can find these numbers on the internet, assume some isolation on the earth's surface and consider the some fraction of the energy converted into electricity। भाई आप देख सकते हो कि भाई ये एनर्जी हमने इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करी है और कितना फायदा पहुंचा रही है, बस वही कह रहा है। You will probably find that even a fraction of the area of that Thar desert, if covered with a solar panel, could supply India's electricity need।